हेलो बच्चों, तो आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, धातु एवं अधातु। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे धातुओं के। तो धातुएं कौन कौन सी थी, जैसे अपने आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक। अब देखिए, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। और आगे देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जो है आप हम देखते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो सामान्यतः कठोर होती है। जैसे लोहे को ले लो, वो कठोर होती है। तो प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है, ये भी हम देखेंगे अभी। तो देखिए, आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघात वर्धिता कहते हैं। तो ये इसका तीसरा गुणधर्म है। तो आपके पेपर में हो सके इनके सीधा भौतिक गुणधर्म पूछ ले तो आप ऐसे लिख देंगे। तो पहला धात्विक चमक हो गया, दूसरा ये कठोर होती है, और तीसरा ये आघात वर्धिता होती हैं। आघात वर्धिता का मतलब उन्हें पीट पीट कर पतली चादर बनाना, जैसा कि आप इसमें लिखा हुआ देख सकते हैं, चादर बनाना। फिर उसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट देखिए, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। जाहिर है, ये तो हमने देखा ही, जो हमारे तार बने होते हैं वो धातु के ही बने होते हैं। जैसे कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा। अब देखिए, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो आप देखिए, देख रहे हैं कितना खिंच सकता है सोना, जो है हमारा सोना गोल्ड, वो 1 ग्राम से ही 2 किलोमीटर लंबा खींच सकता है। देखिए, आघात वर्धिता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। ये तो हमें पता है। अब देखिए, हमने यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट देख लिए, 4 गुणधर्म उसके देख लिए। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, धातु क्या है, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये एक 5वां गुणधर्म हो गया इसका। इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। गलनांक का क्या मतलब, गलनांक यानी गलना, वो जल्दी गलते नहीं है। उन इन्हें गलाने के लिए बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इस वजह से इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। तो देखिए, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं, ये हमें पता है। और जो तार होते हैं हमारे, वो कॉपर के ही बने होते हैं। और सिल्वर के क्यों नहीं बनते, सिल्वर के इसलिए नहीं बनते क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव, मतलब महंगे धातु हैं। अगर ये इनसे अगर तार बनने लग गए तो हमारे जो तार हैं वो महंगे हो जाएंगे। इस वजह से हम कॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। ये इसके एक्सेप्शन है, अपवाद हैं इसके। तो ये आप याद करिए, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है 1 नंबर वाले क्वेश्चनों में। अब आगे हम चलते हैं। तो देखिए, पॉलीवाइलिन क्लोराइड क्लोराइड पीवीसी अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। ये परतें क्यों चढ़ी होती हैं, आप सोचिए, ये परतें क्यों चढ़ी होती हैं हमारे तारों पे। जाहिर सी बात है, तो ये रबड़ जो होते हैं वो कुचालक होते हैं, इस वजह से उन पर चढ़ाई जाती है ताकि किसी को करंट ना लगे। और देखिए, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, ये भी एक उसका गुणधर्म है। अब देखिए, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें धात्विक ध्वनि कहते हैं, सोनोरस। तो ये भी आपका एक पॉइंट है। अब देखिए, हम आधातु की बात करते हैं। आधातु के क्या क्या गुण हैं। अब देखिए, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि आधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन ऐसी आधातु है जो द्रव होती है। तो ये भी आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है कि कौन सी आधातु लिक्विड में होती है, मतलब द्रव में पाई जाती है, तो ब्रोमीन होती है। तो इसके अलावा सारी आधातुएं या तो ठोस होती हैं या फिर गैसें होती हैं। तो चलिए इनके भी कुछ गुणधर्म देखते हैं। देखिए, केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इसके कई अपवाद हैं। अब अपवाद देखते हैं, मतलब एक्सेप्शन क्या है, चलो देखते हैं। अब देखिए, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है।
अब देखिए ये मरकरी है, ये तो ठोस है, मतलब हमारा धातु है, लेकिन ये फिर भी क्या है, लिक्विड में पाई जाती है, मतलब द्रव में होती है। और देखते हैं अतीन क्रियाकलाप तो नहीं देखा हमने। आपने देखा कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, ये हमने अभी ऊपर ही पढ़ा, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो पिघलने लगेंगे। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भी आप याद रखें। मरकरी क्या होता है, द्रव होता है कमरे के ताप पर, और जो गैलियम और सीजियम होते हैं इनका गलनांक बहुत कम होता है, इन्हें अगर हम अपने हथेली पे भी रख लेते हैं तो ये पिघलने लग जाते हैं। अब देखिए आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। अब देखिए तो हमने धातु देखा था, ये धातु चमकदार होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अधातु भी चमकदार हो रहे हैं, तो ये भी इसका एक एक्सेप्शन है। तो ये तो ज्यादातर क्वेश्चन पूछ ही लेता है हम लोगों से कि चमकीला अधातु कौन सा था, तो आयोडीन लिखना है। चलिए कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। ठीक है, कार्बन जो ऐसी धातु है, अधातु है, वो बहुत ही ज्यादा रूपों में पाई जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और बहुत सारी चीजों में पाई जाती है, इसीलिए उन सबको क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। तो हीरा कार्बन का एक अपर रूप है ना, हीरा भी हमारा जो है कार्बन से ही बना होता है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अब देखिए ग्रेफाइट जो हमारी पेंसिल होती है उसी को ग्रेफाइट बोलते हैं, है ना, वो ग्रेफाइट की बनी होती है जो हमारी पेंसिल होती है। अब ये देखिए ये भी सुचालक है, जबकि जो धातु होती हैं वो कुचालक होती हैं, मतलब वो करंट को पास नहीं होने देती हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो पास होने देती है। अब देखिए क्षारीय धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। अब आप सोच सकते हैं, हमने तो ये भी पढ़ा था कि कठोर होती हैं धातुएं, लेकिन जो ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम होती हैं ये बहुत मुलायम होती है, इन्हें चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये भी पूछता है हमसे, यही सारे सवाल पूछेगा वो पेपरों में, जो अलग ही चलते हैं, जो एक्सेप्शन है इनके। तो चलिए, इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। घनत्व इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं, इनके जो पिघलते नहीं है, मतलब पिघल जाते हैं जल्दी, इनका गलनांक बहुत कम होता है, और घनत्व मतलब ज्यादा घने नहीं होते इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं एवं अधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब आप समझ रहे हैं कि हम किस आधार पे उनको अलग कर सकते हैं, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। मतलब अलग तो कर सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, है ना। जितने भी अधातुएं हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, है ना, कार्बन हो गए, वो ऑक्साइड प्रदान करते हैं। तो देखिए, है ना, जो कि जल में घुलनशील अम्ल बनाते हैं। अब देखिए वही अधिकतर धातुएं जो होती हैं वो क्षार की ऑक्साइड प्रदान करते हैं। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अब देखिए धातु के रासायनिक गुणधर्म अब पढ़ेंगे हम। अब देखिए धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है ना, जब उन्हें वायु में छोड़ दिया जाता है या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो क्या होता है, अब देखते हैं। देखिए वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। जब हम मैग्नीशियम जो होता है उसे जब हम जलाते हैं वायु की उपस्थिति में, तो जो श्वेत ज्वाला उत्पन्न होती है वो बहुत ज्यादा चमकदार होती है। या अगर आपके स्कूलों में अगर कराएंगे ये लैब में तो आप देखिएगा, इससे आंखें एकदम बहुत चमक मारते, कुछ दिखाई भी नहीं देता, इतना चमक मारती है इसकी ज्वाला जो होती है। अब देखते हैं लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखिए धातु को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो क्या होगा, धातु ऑक्साइड हमें मिलेगा। उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर
काले रंग का कॉपर ऑक्साइड प्रदान करता है। ये 2 का क्या मतलब है? 2 इसके कॉपर की संयोजकता दिखाता है ना। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड का आपसे वो पूछ लेगा कॉपर ऑक्साइड का रंग क्या होता है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा काले रंग का। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है अगर धातु को ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, तो धातु ऑक्साइड मिलेगा हमें, है ना। तो आपको रिएक्शन भी दे सकता है, जैसे धातु की जगह कुछ भी दे दे, आपको आयरन दे दे और मैंने आयरन दे दिया और मैंने कहा ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन कराओ, तो फिर आपको यहाँ पे बना के दिखाना पड़ेगा कि आयरन ऑक्साइड बनेगा, जैसे कि इन्होंने किया है, और उसको बैलेंस कर देंगे। चलिए इसी प्रकार एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। देखिए एल्यूमिनियम है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया हमें। अब देखते हैं, हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, ये हमने अध्याय 2 में पढ़ा। अब देखते हैं लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो आपसे इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है और इसके एग्जाम्पल तो लिखेंगे, तो इसके एग्जाम्पल ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। जैसे कि यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसको हमने HCl यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड मतलब अम्ल के साथ रिएक्शन कराया तो इन्होंने एल्यूमिनियम क्लोराइड दिया, है ना, और इन्होंने लवण दे दिया हमें। अब इस हमने इसको क्या किया, क्षारक के साथ भी रिएक्शन कराया तब भी इन्होंने क्या किया, हमें क्या दे दिया, लवण दे दिया। तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब देखिए अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में आघुलनशील है ना। जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो जल में आघुलनशील होते हैं, लेकिन अधिकांश, सभी नहीं, ज्यादातर घुलनशील आघुलनशील होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, है ना। क्षार किसे कहते हैं आपको पता है? वो क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। और देखिए सोडियम ऑक्साइड, है ना, ये क्या है, हमारा एक धातु ऑक्साइड है। इसको हमने जल में रिएक्शन कराया, इन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया, क्या दिया हमें, क्षारक दिया, है ना। और सोडियम ऑक्साइड क्या है, एक क्षारक भी जल में घुलनशील होता है। पोटेशियम ऑक्साइड, इसको भी जल से रिएक्शन कराया, इन्होंने पोटेशियम ऑक्साइड यानी क्षार दिया। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षित, है ना, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग पकड़ने को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो ये भी आपसे 2 नंबर में या 2 नंबर में ही पूछेगा कि पोटेशियम तथा सोडियम को हम तेल में क्यों डुबो के रखते हैं, क्योंकि ये इतने रिएक्टिव होते हैं, मतलब इतने अभिक्रिया इतनी तेज करते हैं वो, है ना, तेजी से अभिक्रिया करते हैं कि ये तुरंत ही आग पकड़ लेते हैं कमरे में ही रखे रखे, तो इसलिए इन्हें केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। अब देखिए सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है, क्योंकि वो एयर में खुले में रहते हैं तो वो रिएक्शन कर लेते हैं ऑक्सीजन से। तो देखिए ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है ना। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन, है ना, जो कि जैसे मैंने क्या किया, आयरन को मैंने खुले में रख दिया, जैसे इन्होंने एग्जांपल किसके किसके, जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, तो इन्होंने हमने इसको खुले में रख दिया, तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक ऑक्साइड की अपने ऊपर परत जमा लेते हैं, है ना। फिर जो ये ऑक्साइड की परत होती है ये दोबारा से उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखते हैं, मतलब दोबारा पुनः, मतलब उसका वो नहीं हो सकता, ऑक्सीकरण नहीं हो सकता, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन नहीं करेगा दोबारा। अब देखते हैं गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोह चूर्ण डालने से, लोह चूर्ण का मतलब लोह का चूर्ण, लोहे का चूर्ण, बहुत छोटे छोटे पीस लोहे के, बारूद था उसका, चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है।
तो कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, है ना। तो ये आपको कुछ याद रखने वाली बातें इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखते हैं हम ये भी, क्या आप जानते हैं, देखते हैं क्या है। अब देखिए एनोडीकरण, एनोडीकरण क्या है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमीनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमीनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंगकर एल्यूमीनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती है ना। आप समझ गए। आप देखिए एल्यूमीनियम ऑक्साइड की परत हम इस पे चाहते हैं एनोडीकरण करते हैं ताकि उसे हम सुरक्षित रख सके संक्षारण से, है ना। इस पे और मोटी परत हम बना देते हैं ऑक्सीजन की, जिससे कि ये संक्षारण से अधिक सुरक्षा इससे प्रदान होती है। अब देखो एनोडीकरण के लिए एल्यूमीनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाते हैं। अब एल्यूमीनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाते हैं, है ना। तो इसका यहाँ पे एक कुछ वो देखते हैं इसका सेटअप। तो देखिए ऐसा कुछ था जिसमें एक एनोड रहता है ना, और एक कैथोड रहता है। तो ऐसा ही रहता है, और इन्होंने क्या कहना है यहाँ पे, तनो सल्फ्यूरिक एसिड का ये लिक्विड है उसमें डिप किया था, उसमें डुबोया है ना। ऐसा ही सेटअप बनाते हैं ये। तो उसमें देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया था, है ना। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन, तो एनोड बनाकर देखिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाया था इन्होंने, और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया था, है ना। विद्युत अपघटन मतलब इसमें करंट का सप्लाई करते हैं। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस से एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बन जाती है ना। जब हम विद्युत अपघटन करते हैं, मतलब विद्युत अपघटन मतलब करंट देकर उसका अपघटन मतलब टुकड़ों में करना, जो हमने चैप्टरों में पढ़ा था अपघटन अभिक्रिया, वही करते हैं हम। ऐसे ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाते हैं, और इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंगकर हम एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बना सकते हैं, और बनाई जाती है। तो चलिए अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।